Hello everyone. So, let me introduce myself. I am the learned human and today we'll be learning first chapter of class 12th NCERT India, People and Economy. I know it is very difficult for some people to get hold of geography, and the mode or the language we'll be using will be English so that everyone can understand. हम नॉर्मल भाषा में ईजीएस्ट वे में और सबसे छोटी वीडियो में इसको समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर पॉपुलेशन. नाउ द फर्स्ट चैप्टर इट विल बी डीलिंग विद 3 मेन थिंग्स. पहला, पॉपुलेशन के 3 एस्पेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है. पहला इज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज डेंसिटी, थर्ड इज ग्रोथ एंड देन कॉम्पोजिशन ऑफ इट. ये तो हमें पता है कि पॉपुलेशन जो है वो 1.2 बिलियन थी 2011 में. अगर आज के फिगर्स देखेंगे तो इट इज 1.4 बिलियन. एंड इंडिया इज द फर्स्ट या मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, किसी भी कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या है? ऑब्वियसली उसमें मिनरल्स मिलते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, XYZ, इस तरह के सब इम्पोर्टेंट हैं. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए उनका उनका बेस्ट निकालने के लिए कौन चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स. दैट इज़ वाई पॉपुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम लोगों को ये भी स्टडी करना ज़रूरी है कि कैसी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, एज इन कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है. जैसे महाराष्ट्र में कितनी पॉपुलेशन है, राजस्थान में कितनी पॉपुलेशन है, और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है. फिर उनकी डेंसिटी कि कितने एरिया में कितने लोग हैं. 1 किलोमीटर स्क्वायर में 20 लोग रहते हैं या फिर 200 या 2000. इससे ये पता चल देगा कि रिसोर्सेज कितना ज़्यादा लोगों में डिवाइड हो रहे हैं. आपने देखा होगा दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पे इतनी सी जगह में इतने सारे लोग होते हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, लैंड कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, हर चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, अम्यूनिटीज़ की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है. एट द सेम टाइम वहीं आप किसी गांव में जाओगे तो लैंड कॉस्ट कम हो जाएगी, रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होंगे. लेकिन हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. अर्बन रूरल divide is another thing. We'll talk about it later. Then we have composition. Composition is how many females are there, how many males are there, what age composition is there, कि 10 साल से 12 साल का बच्चे कितने हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी कि 15 से 59 ईयर्स ऑफ लोग कितने हैं, ओल्ड एज कितने हैं, डिपेंडेंट्स कितने हैं. ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए इज़ कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सबको मिला जुला के भी अगर हम देखेंगे ना तो भी इंडिया की पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है. सो आई एम सॉर्टिंग इट आउट हियर. इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ मोर देन नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका प्लस ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन. Okay, so moving forward, now how do we know कि what is the population data? So उसके लिए what do we conduct? हम सेंसस करवाते हैं. इंडिया में सेंसस हर 10 साल में होता है. फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस जो कराने की कोशिश की गई थी दैट वाज 1872, बट वो कंप्लीट सेंसस नहीं था. फाइनली 1881 में पहला कंप्लीट सेंसस हुआ. देन मूविंग फॉरवर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किस जगह पे कितनी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने लोग किस जगह पे रहते हैं. अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी होगी? यूपी, बिकॉज सबसे बड़ा स्टेट है एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पे है. ठीक है. उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल. एंड दिस डेटा इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, क्योंकि 2021 में जो सेंसस होना था वो अभी तक हुआ नहीं है. If we look at this figure,
जो हमारा इंडिया का मैप यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस मैप, इफ वी क्लियरली सी, लुक एट द डॉट्स आर शोइंग अस कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे कितनी ज़्यादा है, कितने ज़्यादा लोग पॉपुलेटेड है। तो अगर आप देखोगे तो गंगा प्लेन्स जो हैं, जहाँ से हमारी गंगा यमुना बहती है, दैट नॉर्दर्न प्लेन्स, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पे है। उसका रीज़न भी है क्योंकि फर्टाइल लैंड थी, हमेशा से लोग यहाँ पे स्टे करना शुरू कर दिया सबने, एंड उसके बाद में ईजीली अवेलेबल रिसोर्सेज थे, एनिमल्स को रखना आसान था, हमारे को एग्रीकल्चर करना आसान था। इस वजह से इस बेल्ट में पॉपुलेशन ज़्यादा थी और अभी भी है इनफैक्ट, एंड इट्स ईजियर टू स्टे इन दीज लोकेशंस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सेम टाइम अगर आप बाकी स्टेट्स देखोगे जैसे कि हिली एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट, दीज आर वेरी लाइटली पॉपुलेटेड बिकॉज यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम है। ठीक है, सो हमने क्या देखा बेसिकली कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। फिजिकल फैक्टर्स यानी कि जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, देन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स कि कितना अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, कमाने के कितने ज़रिए हैं, फैसिलिटीज़ कितनी हैं, स्कूलिंग क्या है, सब चीज़ें डिसाइड करती हैं। और हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी है कि पुराने टाइम से पॉपुलेशंस कहाँ पे रहती आई हैं, कहाँ पे सिविलाइजेशंस ने अपना बसना शुरू किया। जैसे पहले रिवर्स के अलोंग सारी सिविलाइजेशंस बननी शुरू हुई थी। उन सब बेसिस पे डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। अब इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तीनों फैक्टर्स कैसे मैटर कर रहे हैं। सो फिजिकल फैक्टर्स, एज फार एज फिजिकल फैक्टर्स आर कंसर्न, इट इज़ क्लियर दैट क्लाइमेट अलॉन्ग विद टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लार्जली डिटरमिन्स द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, डेल्टास, कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पे हायर प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हमेशा से रहा है। इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट्स, हिमालयस, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न स्टेट्स, इनको देखेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन हमेशा से कम थी। ऑल दो राजस्थान जहाँ पे डेजर्ट है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आने के बाद में वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी थोड़ी सी, एनर्जी रिसोर्सेज वगैरह की वजह से झारखंड जैसी जगह पे पॉपुलेशन बढ़ी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आने की वजह से पेनिनसुलर इंडिया में कनेक्टिविटी बढ़ गई, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई। तो हम ये देख रहे हैं कि फिजिकल फैक्टर्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं। Now, socio-economic and historical factors of distribution of population, important ones are evolution of settled agriculture and agricultural development, pattern of human settlement, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। मैंने अभी आपको बताया कि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स और हिस्टोरिकल फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि किस जगह का कितना डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे स्कूल्स कितने अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स कितने हैं, वहाँ पे और फैसिलिटीज़ क्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कितना अच्छा है, एग्रीकल्चर कितना अच्छा हो पा रहा है, अर्बनाइजेशन कितना ज़्यादा है। ये सब चीज़ों की वजह से हमें पता चलता है कि हाउ पॉपुलेशन उस जगह पे कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे पास ऑप्शन है ऐसी जगह पे रहने का जहाँ पे मेरे 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल है, 1 किलोमीटर के अंदर हॉस्पिटल है, मेरे को सारे प्रोविजनल स्टोर्स बहुत पास में मिल जाते हैं, मेरे को वाटर की कोई शॉर्टेज नहीं है, मेरे को हाउसिंग अच्छी मिल रही है, तो मैं उस जगह पे रहना प्रेफर करूँगी। ओके, इंस्टेड ऑफ अ प्लेस जहाँ जैसे किसी हिली स्टेशन में जहाँ पे बहुत देर से रिसोर्सेज पहुँचते हैं, बहुत देर से दूर दूर स्कूल्स होते हैं, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटल्स जाने के लिए। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे एक मेजर चीज़ हम जो नोट करेंगे कि विद टाइम अगर आप नोट करोगे तो प्लेन एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ में रिसोर्सेज अब कम होने लगे हैं, डिग्रेडेशन होने लगी है, लाइफ की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही है, उसके बावजूद भी लोग वहाँ पे हैं, पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट की हिस्ट्री रही है वहाँ पे, लोग पहले आके बस गए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स वगैरह बहुत अच्छे बन गए, जिसकी वजह से अब ये अवेलेबिलिटी होने की वजह से लोगों को ईजी है, सहूलियत ज़्यादा है, तो अभी भी वो सब चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अगर हम इन जगहों को देखेंगे तो ऑब्वियसली ये हाईली पॉपुलेटेड हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से रूरल अर्बन माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नाउ विल टॉक अबाउट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस। तो किसी भी पॉपुलेशन के बारे में हमें ये पता करना भी तो ज़रूरी है ना कि एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, सो दैट हमें पता चल पाए कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हम रिसोर्सेज उनके पास कर पाएंगे या उनको कितना मिल रहा है। क्या ये इम्पोर्टेंट है? आप अगर देखो कि एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं या 50 बच्चे पढ़ते हैं,
और सेम क्लास में एक ही टीचर पढ़ा रहा है, तो बताओ कहाँ पे बच्चे ज़्यादा बेटर पढ़ पाएंगे? ऑब्वियसली वहाँ पे जहाँ पे 10 बच्चे हैं, क्योंकि टीचर ज़्यादा ध्यान दे पाएगा। सेम चीज़ पॉपुलेशन पे मैटर करती है, इसीलिए हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ते हैं। और उसको मेजर कैसे करते हैं? नंबर ऑफ पर्सनस पर यूनिट एरिया एंड यूनिट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। नाउ इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड इट हैज़ बीन स्टेडीली इन इंक्रीज ऑफ मोर देन 200 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ओवर द लास्ट 50 ईयर्स। तो अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो 1951 में ये थी 117 एंड 2011 में इट इज़ 382, ऑलमोस्ट 200 का राइज है। ठीक है, इस ग्राफ के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं कि हाउ स्टेडीली दिस इज इंक्रीजिंग, मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। सोचो 1 स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में ऑलमोस्ट 400 लोग रहता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू नो इज कि स्टेट वाइज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, विच इज़ वेरी एक्सपेक्टेड इन अ कंट्री लाइक आर्स, क्योंकि हम इतनी डाइवर्स कंट्री हैं। 17 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहता है अरुणाचल में। जैसा हमने वहाँ पॉपुलेशन भी उतनी ही कम है और डेंसिटी भी उतनी ही कम है। सेम वे अगर हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी को देखें, यानी कि दिल्ली को देखें, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 11,300 लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। अगर हम स्टेट्स के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा हमारी स्टेट बिहार में है 1102, देन वेस्ट बंगाल 1029, एंड अगर इस ऑर्डर को देखें तो दिल्ली, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन यूपी, और ऐसे डिक्रीज हो रहा है। आसाम, गुजरात, आंध्रा, इन स्टेट्स को देखेंगे तो यहाँ पे मॉडरेट डेंसिटीज़ हैं। ऑल्दो केरला और तमिलनाडु में थोड़ी सी हायर की तरफ है, बट लेस दैन दी अदर्स। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम देखते हैं हिल स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यहाँ पे रिलेटिवली लो डेंसिटीज़ है। ठीक है, और यूटीज़ को अगर हम देखें, क्योंकि वहाँ पे डबल गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बेटर होती है, तो वहाँ पे वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अंडमान निकोबार आइलैंड, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत दूर है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें बेसिकली मोटा मोटा अंदाज़ा दे रहा है कि एक जगह पे कितने लोग भीड़ में रह पा रहे हैं। ठीक है, कितना स्टैक करके लोगों को रखा जा रहा है, इससे हमें आगे चीज़ें पता चलेगी। इससे हमें बेसिकली एक ह्यूमन और लैंड का रिलेशनशिप पता चल रहा है। बट डू यू थिंक इज इट अ सफिशिएंट मेजर? नो, इट इज़ नॉट। तो थोड़ा सा और बियॉन्ड जाते हैं और उसके लिए हम लोग फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटीज़ को स्टडी करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब है जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है और डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया। इससे हमें ये पता चलता है कि पर पर्सन कल्टिवेटेड एरिया कितना है। ठीक है, देन एग्रीकल्चर डेंसिटी, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन कितनी है और नेट कल्टिवेबल एरिया कितना है। इससे हमें ये पता चलता है कि कितने लोग जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं उनके पास पर पर्सन कल्टिवेबल एरिया कितना बैठ रहा है, वो रेशियो कितना बैठ रहा है। ठीक है, ये हमें इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन फैक्टर्स से हमें फूड अवेलेबिलिटी और ऑक्यूपेशनल बिजीनेस पता चलती है। ठीक है, नाउ लुकिंग एट दिस मैप, जो बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि अगर आप प्लेन्स की तरफ देखोगे, नेशनल कैपिटल दिल्ली को देखोगे, प्लेन्स यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वाले एरिया को देखोगे तो इट इज़ हाईली डेंस। केरला, ओके, एंड पुडुचेरी, ये हमारी यूटीज हो गई। जबकि नॉर्थ ईस्ट पार्ट को और हिल स्टेट पार्ट को देखोगे तो इट इज़ वेरी वेरी फ्री फ्रॉम पीपल, वेरी लेस डेंसिटी, लेस दैन 100 है अरुणाचल प्रदेश में। देन ये सारे एरिया में भी ये काफ़ी कम है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड और देखेंगे कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है। ये तो हमने देख लिया कि पॉपुलेशन को मेजर कैसे किया हमने, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, लेकिन अब ये भी तो देखना है ना कि ग्रोथ कितनी हो रही है पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन ग्रोथ है क्या? द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 points of time. It is the rate expressed in percentage. So I'll explain you with the example.
लेट्स से 2000 ईयर में पॉपुलेशन 10 बिलियन थी एंड 2010 में पॉपुलेशन 12 बिलियन हो गई, ठीक है। अब जो आपका परसेंटेज चेंज है वो कितना हुआ, 2/10 into 100 which is equals to 20% change. This is the growth rate of population in 10 years. Okay, and if we go by absolute change, then absolute change is only 2 billion. Okay, that is how we measure it. Now another important factor here to note is that natural growth and induced growth, these are the two ways a population grows. हम अब छोटी सी चीज सोचो कि पॉपुलेशन ग्रो कैसे करेगी. सो वी वर टॉकिंग हाउ विल अ पॉपुलेशन ग्रो, कितने बच्चे वहाँ पैदा होंगे और कितनी डेथ्स होंगी, इससे पता चल जाएगा कि नेचुरली कितना ग्रो कर रहा है. लेकिन एक और नया फेनोमेन है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, इनफैक्ट एंशिएंट टाइम्स में भी होता था माइग्रेशन. पहले उतना नहीं होता था, अब फैसिलिटीज, ग्लोबलाइजेशन और ये सब चीज़ें बढ़ने की वजह से, ट्रांसपोर्ट बढ़ने की वजह से इट हैज़ बिकम मोर रैम्पेंट. ओके, सो इंड्यूस फैक्टर, इंड्यूस मतलब जो खुद से नहीं हुआ है, नेचुरली नहीं हुआ है, ठीक है. ये जो पुल या पुश फैक्टर्स की वजह से हुआ है, दैट इज इंड्यूस. सो माइग्रेशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी गांव के बारे में सोचें तो वहाँ से ज़्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं काम की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, और जब वो काम की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो उस केस में आउट माइग्रेशन हो जाती है. वो दिल्ली आ जाते हैं, वो बिहार से हरियाणा चले जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें काम मिल रहा होता है, और माइग्रेशन हो जाती है. तो दोनों जगह की पॉपुलेशन चेंज हुई ना, गांव से पॉपुलेशन कम हो गई, एट द सेम टाइम जो अर्बन एरिया था वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई. तो दिस इज द चेंज. अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये जो चेंज था ये 10 ईयर्स में था, तो ये डेकेडल चेंज था. एंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होगा कि एक साल में कितना चेंज हुआ. फॉर एग्जाम्पल 2000 से 2001 में कितना चेंज हुआ, दैट विल बी एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है. पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट. एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से उसको कितना टाइम लगेगा पॉपुलेशन डबल होने में, दैट इज व्हाट वी से पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, ठीक है. नाउ जो ये हमें फिगर दे रखी है इसमें हम लोग देखें तो 1901 से 1911 तक पॉपुलेशन ग्रो की, दैट वाज बाय ऑलमोस्ट 6%. लेकिन 11 to 21 में, 1911 to 1921 में we see a negative growth. This was the only decade when population of India declined. Okay, it was a negative growth and that was because of the famine and epidemic जो उस समय पे एग्जिस्ट कर रहा था. तो बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे, बहुत ज़्यादा लोग भूख से परेशान हो गए, कुछ लोग एपिडेमिक्स में मर गए, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई थी. देन ऑब्जर्व करेंगे तो फिर थोड़ी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई, 11%, 14%, देन 13%, 21%, 24%, एंड देन ये राइज कब तक बहुत ज़्यादा हुआ है, 2001 तक. फिर इस बारे में बात करी गई, इस चीज़ पे डिस्कशंस होने लगे कि पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो करना इज़ नॉट गुड फॉर अस, एंड हम लोगों ने टारगेट किया कि वी विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द ग्रोथ रेट्स. सो इफ वी लुक एट दिस मैप विच शोज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सो वी कैन सी कि द एरियाज विच आर डार्क, जैसे कि बिहार, अरुणाचल, मेघालय, इधर यूटीज, we are seeing that growth rate in percent is above 25%. Okay, more than 25% people are coming every 10 years. जो 100 लोग थे वो 125 लोग हो जा रहे हैं हर 10 साल में. and areas like this one, like Kerala, like Goa, यहाँ पे population growth जो है वो less than 10% है. not even repeating its own what do you say, मतलब दो और बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, 2 लोग एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन इज ऑन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड. अब एक चीज़ सोचो कि किसी भी पॉपुलेशन को अगर हमें स्टैग्नेंट रखना है, जितनी वो है उतनी ही रखना है, तो हाउ मच शुड बी दी
birth rate or as in growth rate, it should be 2.1%, so that 2 लोग मिलके 2 लोग पैदा करें and cycle continue रहे. Okay, now period. Okay, तो पॉपुलेशन को इजी स्टडी करने के लिए कि कब कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, किस तरीके से बढ़ी, क्या मेजर फैक्टर्स थे, हमने उसको फेजेस में डिवाइड कर दिया या पीरियड्स में डिवाइड कर दिया. तो पहला फेज जो है विच वी विल बी सीइंग फ्रॉम 1901 टू 1921. अभी हमने टेबल में देखा था ना कि इस पीरियड में 1901 से 1910 तक जो ग्रोथ रेट था वो ऑलमोस्ट 6% था और नेक्स्ट डेकेड में तो वो नेगेटिव चला गया. इसलिए इस पीरियड को हम स्टैग्नेंट या स्टेशनरी फेज बोलते हैं. ठीक है, और उसका रीज़न क्या था? बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था क्योंकि इलिटरेसी थी, लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, फैमिली प्लानिंग नहीं थी, ये सब चीज़ें नहीं थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो इसकी वजह से डेथ रेट्स भी ज़्यादा थे. तो जब दोनों बहुत ज़्यादा थे तो ग्रोथ जो थी वो इतनी ज़्यादा हो नहीं रही थी, नेगेटिव हो रही थी कुछ एस्पेक्ट्स में. ठीक है, तो इस वजह से इस पीरियड में स्टैग्नेंट या स्टेशनरी पॉपुलेशन ग्रोथ रही. देन आता है सेकंड फेज, जो डेकेड्स हम 1921 से 1951 तक मानते हैं. इस पीरियड में स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ थी. अगर हम फिगर्स फिर से याद करें तो हमने देखा था ना कि 11-12%, 14%, 13% ये इस रेंज में रहा था. मतलब ऑलमोस्ट 15% के अराउंड डेकेडल ग्रोथ रहा, यानी कि जो पर ईयर ग्रोथ रेट था वो दैट वाज अबाउट 1.5%. ओके, डेकेडल ग्रोथ रेट वाज अबाउट 1.5% का जी था इसमें. ठीक है, बट इट वाज पॉजिटिव, सो इट वाज इंक्रीजिंग. नाउ उसके बाद में फेज 3 आता है. अब जो ये फेज 3 आया, हमें आज़ादी मिल गई 1947 में, तो जो डेवलपमेंट होने लगी वो हम लोगों ने अपने लिए करनी शुरू कर दी. जैसे ब्रिटिश हम एक्सप्लॉइट करे थे, वो सडनली चेंज हो गया. लोगों में उत्साह था, सब कुछ था, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गई. रीज़न बीइंग फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होने की वजह से जो मोर्टालिटी रेट था वो हो गया कम, और वो रैपिडली बहुत कम हुआ. जबकि फर्टिलिटी रेट था वो फिर भी ज़्यादा रहा. जब ये सिनारियो होता है, जो बढ़ रहा है वो ऑलरेडी ज़्यादा है और जो डिक्रीज होना था वो बहुत कम हो गया, तो ग्रोथ रेट हमारा इंक्रीज हो गया. एंड दैट वाज समवेयर अराउंड 22% फॉर अ डेकेड, विच इज़ फॉर पर ईयर it was 2.2%. Okay, so this was a population explosion period. These 30 years were a period of population explosion. Then 1980s में ये बात होने लगी कि भाई population कम करो, it is not good for development, it is not good for a country. And then we started reducing our population और steadily slowing growth rate होने लगा. We observed no that after a point of time वो जो figures थी वो पहले 24 थी, 24 से 23 पे आई, 23 से 21 पे आई, देन 17 पे आई. सो दैट इज कॉन्स्टेंटली रिड्यूसिंग. ऑल्दो इट इज स्टिल पॉजिटिव, इट इज स्टिल इंक्रीजिंग. इसको ऐसे समझो कि ग्रोथ रेट जो था वो पहले 20% था, यानी कि पहले हर 100 लोगों पे 20 लोग बढ़ रहे थे 10 साल में, लेकिन अब ग्रोथ रेट जो है वो 17% हो गया. तो अब 17 लोग बढ़ेंगे, 117 लोग होंगे आफ्टर 10 years. लेकिन स्टिल देर इज अ राइज. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम देर विल बी 15 पीपल, क्योंकि 15% ग्रोथ रेट हो जाएगा, लेकिन स्टिल देर विल बी अ राइज. द राइज इज रेड्यूसिंग बट द पॉपुलेशन इज स्टिल इंक्रीजिंग. सो हियर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग ऑल्दो growth rate is reducing. Okay, now so we talked about this, and what was the reason for this? Post 1981 till present, the growth rate of country's population through remained high, has started a downward trend of crude birth rate, and downward trend of crude birth rate is held responsible for this क्योंकि फैमिली प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस होने लगा, विमेन की मैरिजेबल एज थोड़ी बढ़ने लगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गई, एजुकेशन इंक्रीज हो गई, फीमेल लिटरेसी इंक्रीज हो गई. ये सब चीज़ों की वजह से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने ये प्रेडिक्ट किया था दैट इंडियाज पॉपुलेशन विल बी 1350 मिलियन बाय 2025, ऑल्दो इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस द मार्क इन 2023 इटसेल्फ. एनालाइज करेंगे अगर हम इस चीज़ को आगे, तो लेट्स सी. नाउ रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर. पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो तो हमने देख लिया कि ऑल ओवर इंडिया का कैसे ग्रो किया,
लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो हमने एक मैप देखा था दिस ईयर, इससे हमें ये पता चल रहा है कि सब जगह पे इक्वली तो नहीं इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके, सो टू फाइंड दैट आउट we need to see what is the regional variation. So if we observe southern states को Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Puducherry, Goa, these states, they clearly show how their decadal growth rate is not exceeding 20%. And Kerala is the lowest. It is not even 10%, 9.4%, very low. At the same time, if we see northwest, north and central parts of the country, which shows lesser literacy, lesser facilities, they have relatively high growth rate than southern states. And in this belt, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Punjab, Haryana, UP, Uttarakhand, MP, Sikkim, Assam, West Bengal, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, they show average growth of about 20 to 25%, and this is very high percentage. During 2001 to 2011, almost all the states and UTs registered a lower figure compared to the previous decade. Okay, so we are comparing decade 2001 to 11 to 1991 to 2001, and if we compare the two decades, most of the states showed a decline, especially the six most populous states, which are UP, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, and MP. They all showed a decline. But to our surprise, Tamil Nadu and Puducherry, they showed an increase in the percentage points, and all these showed a decline. So the fall was lowest for Andhra Pradesh. Andhra Pradesh showed only 3.5% fall, whereas the fall was highest for Tamil Nadu. Maharashtra, which was 6.7%. Okay. Now moving ahead, adolescence. Another important aspect we need to know about any population is the adolescence. So people belonging to 10 years to 19 years of age, they are called adolescents, teenagers we can say, and they form almost 21% of the population in the country, out of which 52.7% are male and 47.3% are female. There are some issues in the society, some challenges for the adolescents we need to care about. You belong to that age only. For example, you are studying, but there might be a girl who is getting married or who is having children and doing things. So, lower age at marriage, illiteracy, female illiteracy especially, school dropouts, low intake of nutrients, high rate of maternal mortality, adolescent mothers, high rate of HIV, AIDS infections, physical and mental disability, retardedness, drug abuse is another major problem, alcoholism. बच्चों को लगता है इस एज में कि दिस इज समथिंग वी शुड डू, फन है, कूल लगेगा, बट इट इज़ ऑल यूजलेस. हेल्थ के लिए इट्स ऑल बेकार, सब खराब है. जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, कमिटेंस ऑफ क्राइम, जब ये सब चीज़ें होती है, ड्रग अब्यूज़ होगा, अल्कोहलिज्म होगा, बच्चों का मन इधर उधर बहलेगा, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्राइम की तरफ भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 लेकर आई गवर्नमेंट. पहले 2003 में भी आई थी, पर 2014 में एक फ्रेश पॉलिसी बनाई गई है, वेयर दे हैव डिफाइंड यूथ as someone who belongs to 15 to 29 years of age. And National Youth Policy 2014, what does it aim? To empower the youth for the country to achieve their full potential and through them enable India to find its rightful place in the community of nations. ये बोला जाता है ना कि बच्चे, children, youth is the building block of a country. दैट इज़ वाई हमारी कंट्री अब ये विजन रख रही है कि जो उसका यूथ है वो उसका फुल पोटेंशियल यूज़ करके अपने आप को बहुत आगे पहुंचाने के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं. अनदर थिंग विच इज द गवर्नमेंट हैज़ वर्क फॉर इज़ नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो इस पॉलिसी के अंडर वो एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं ना, जितनी भी स्किलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, पेंट करने से लेके, प्लम्बिंग से लेके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ तक, रोबोटिक्स तक, फ्रॉम एनीथिंग टू एवरीथिंग, जो भी स्किल्स होते हैं उन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए
गवर्नमेंट इस पॉलिसी पे काम कर रही है और उन स्किल्स को यूज़ करके आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दैट। तो दे आर ट्राइंग टू मेक कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड लिंक स्किलिंग विद डिमांड सेंटर्स। तो जिस चीज़ की डिमांड है उसी चीज़ के स्किल्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। पढ़ना अलग चीज़ है, पढ़ाना अलग चीज़ है। तो पढ़ना अपने आप में एक चीज़ है, लेकिन पढ़ाने का स्किल अलग है। तो दैट इज़ हाउ दे आर ट्राइंग टू इनकलकेट दैट इन द स्टूडेंट्स। वो आप लोग अपने करिकुलम में भी देख रहे होंगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग और इस टाइप की चीज़ें अब ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स वी रेड, लेकिन देर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वी नीड टू स्टडी हियर, which is the composition of population. Why does it matter and how does it matter? And what does it cover? So the major thing it covers is the analysis of age and sex. What age and what gender the person is, the place of their residence, their ethnic characteristics, the tribes, the tribal languages, normal languages, religion, marital status, literacy, education, ऑक्यूपेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीज़ों को पढ़ के हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल एक एरिया है जहाँ पे लड़कियों को प्रेफर नहीं किया जाता, जहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा है, उस एरिया में इट इज़ वेरी एविडेंट कि वहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल वुड बी लो। सेम वे एक मैट्रीलिनियल ट्राइब है जो मैट्रियार्की को सपोर्ट करता है, वहाँ पे द फीमेल पॉपुलेशन वुड बी डोमिनेंट एंड द कंडीशन ऑफ वीमेन वुड बी बेटर देयर। सो रिलीजन पे, कल्चर पे, ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। देर आर अदर एस्पेक्ट्स टू इट टू। रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन पे हमने पहले भी बात की है कि हाउ इट मैटर्स। So most of our country is still rural today. 2011 census के हिसाब से 68% of the population today lives in villages. And do you know how many villages are there in the country? 6,40,867 villages are there in the country, and almost 6,93% of it are inhabited. Others are ghost towns, ghost villages. Nobody lives there. Okay. Now we know that there is this, ये तो हमने कंट्री के बारे में पढ़ लिया ना कि ठीक है, ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन जो है वो हमारी रूरल है एंड उसकी जो रिमेनिंग बच गई वो अर्बन है। लेकिन क्या ये सब जगह पे सही है? डू यू थिंक द सिचुएशन इज सेम इन तमिलनाडु एज इट इज़ इन दिल्ली, एज इट इज़ इन राजस्थान, एज इट इज़ इन जम्मू कश्मीर और MP? No, situation is very different. In states like Himachal Pradesh, Bihar, they are mostly rural. अभी भी सब कुछ वैसे ही है, ज़्यादा अर्बनाइजेशन वहाँ तक नहीं पहुँची है। जबकि states like Mizoram, Goa, they are highly urbanized. Okay, more than 50% of the population resides in almost 50% of the population resides in villages. Okay, UTs generally don't have rural population. They have very less rural population except for Dadra and Nagar Haveli, which has more than 50% of population living in rural areas. So this was one thing. Another important aspect here we need to know is the size of the village. Okay, size of the village here is important. Less than 200 persons in the hill states of northeastern India, western Rajasthan, run of Kutch, जो एरियाज इनएक्सेसिबल है, जहाँ डिफिकल्ट टेरेन है, वहाँ पे लोग कम रहते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, राजस्थान में वेस्टर्न पार्ट पे डेजर्ट है, रन ऑफ कच्छ है, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे 200 लोग भी अगर है तो दैट इज़ अ विलेज। लेकिन केरला जैसी जगह पे, महाराष्ट्र जैसी जगह पे, जहाँ पे फैसिलिटीज़ आर गुड, जहाँ पे पीपल कैन स्टे कंफर्टेबली, वहाँ पे 17,000 पीपल मेक अ विलेज। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ डिवाइड, दिस इज अनदर वे ऑफ सीइंग द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। नाउ प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कितना बचा? ऑब्वियसली 31.16%, जब हमने 68% को माइनस कर दिया तो ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हेन वी से अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग, या वी से दैट ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स एंड UTs there has been a considerable increase of urban population. What does it mean? It means not only the urban areas are increasing, it also means that socio-economic conditions are also increasing in that area. Okay, so it shows development on both the fronts.
Now, the rural-urban migration is conspicuous in case of urban areas, main road links, railroads, northern Indian plains, industrial areas of Kolkata, Mumbai, Bengaluru, Madurai, Coimbatore, Ahmedabad, Surat, Delhi, Kanpur, Ludhiana, Jalandhar. Why? Because industry है, agriculture है, easy transportation है, easy food availability है, easy employability है. इसीलिए इस एरिया में people want to move towards this. Rural urban migration means rural area से urban area की तरफ migration करते हैं. जबकि agriculturally stagnant parts है. कौन से parts है? जैसे कि lower गंगा plains, क्योंकि अब वो डिग्रेड हो चुके हैं. तेलंगाना, जहाँ पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा नहीं है. नॉन इरिगेटेड वेस्टर्न राजस्थान, जो डेजर्ट की साइड पे है. रिमोट हिली ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट और फ्लड प्रोन एरियाज. डिजास्टर इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर which makes people migrate, and which is a factor in creating a disparity in population. ठीक है, longest impact of Madhya Pradesh. So this was the thing. Okay, this is how rural or urban composition affects it. Then second factor is language. Linguistic diversity is also there. First time Grierson, he conducted the linguistic survey 1903 to 1928, and what he found out was there are 179 languages in the country. How many? 179. And you know how many dialects? 544 dialects in the country. Out of all these, we have made 22 languages as scheduled languages. And these, what are the scheduled languages? If you know, they are the languages which are mentioned in the schedule of constitution. So, moving forward, now linguistic composition क्या है country का? So majorly there is no point for getting this right, that the highest number of speakers of any language in country is Hindi speakers, and to our surprise with Sanskrit, then Bodo, then Manipuri. These are the lowest or smallest language groups in the country. Okay, linguistic classification is done on the basis of these 4 language families. And how do we get these language families? Let's see the table 1.2. Okay, so there are four basic families. First is Austric. These are the languages which have taken influence from the Australia side of the earth. Okay, we have taken it from them. So Meghalaya and Nicobar Islands, then your West Bengal, Bihar, Odisha, Assam, Madhya Pradesh, Maharashtra, outside India. Austronesian is outside India, and Austroasiatic is what we speak here. Mon, Khmer and Monda. These are the languages which are affected by Austric family, which come under the Austric family. Then we know Dravidian. They are the Sanskrit oriented languages. They have developed from Sanskrit only. South Dravidian, Central Dravidian and North Dravidian, and all the southern states, they come under this. Then we have MP, Odisha, Maharashtra, West Bengal. They have some influence from them too. Another side or of direction we have is Sino-Tibetan. This is also called Kirat. Okay, so the Myanmar side, the China side, Siamese Chinese and Tibeto-Myanmari, these are the languages we are taking from them. Some words we take from them. For example, जब आप लद्दाख साइड पे जाओगे तो वहाँ पे influence of China would be seen in people's culture, people's language, क्योंकि पहले political boundaries इस तरीके से नहीं थी. पहले people used to interact to their nearby places, इसीलिए languages का influence वहाँ से आया. Okay, then we have Indo-European languages. Obviously Indo-Aryan languages were there, and when Europeans came, we got influence of their language in our language. For example, we use the word glass in Hindi also. Glass का मतलब glass of water वाला glass. गिलास हिंदी में यूज होता है. Okay, so most of the speakers are Aryans. They are 73% Indo-European language speaker, Indo-Aryan language. Then second highest we have Dravidian. Then we have Nishad, Austric languages, and then we have Sino-Tibetan languages. Border से टच होती है तो इसलिए. Okay,
नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट इज रिलीजियस कॉम्पोजिशन. सो हमने देखा कि लैंग्वेज, रूरल अर्बन डिवाइड, रिलीजन, पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशन, ये सब डिसाइड करता है. तो रिलीजन कैसे डिवाइड करता है? लेट्स सी हाउ रिलीजन इज डिवाइडेड इन द कंट्री. इफ यू लुक एट दिस टेबल हियर, table 1.3, religious communities of India, we can clearly see that 80% of the population is Hindus in the country, and the lowest population we have is for Jains, which is 0.4% only. Buddhists are a little more, 0.7%. Sikhs are 1.7%. Muslims are 14.2%, and Christians are 2.3%. So what we get to know that majorly 70 to 90% of the population in almost all the states are Hindus, except for a few states which belong to Indo-Bangladesh border, Indo-Pakistan border, Jammu Kashmir, hill states of northeast, and scattered Deccan Plateau and Ganga Plain, क्योंकि वहाँ पे बाकी religions का influence थोड़ा बढ़ गया. Now we'll go religion wise. So you don't need to read any of things here. Just look at what I have written and made an infographic for you. So Muslim is the largest religious minority in the country. They are largest, 14.2%, but still a minority in the country. Okay, and their population is majorly concentrated in Jammu Kashmir and West Bengal and Kerala. ठीक है, कुछ districts of UP and कुछ area around दिल्ली, कुछ एरिया लक्षद्वीप में, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है. एंड इंटरेस्टिंगली जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम है, अगर हम बोले कि किसी स्टेट में मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा है पर्टिकुलर स्टेट में, तो दैट इज़ इन कश्मीर एंड लक्षद्वीप, ओनली 2 places. ओके, देन वी हैव क्रिश्चियंस. सो क्रिश्चियंस, important fact to note here is Christians are mostly rural, staying mostly in rural areas, and there are 2 major areas जहाँ पे वो लोग स्टे कर रहे हैं. पहला तो एक वेस्ट कोस्ट साइड पे, गोवा केरला वाली साइड, एंड दूसरा नॉर्थ ईस्ट साइड पे, जहाँ पे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर एरिया, मणिपुर, ये वाली साइड पे लोग रह रहे हैं. देन वी हैव जैन्स. जैन्स जो है वो मोस्टली अर्बन एरियाज में ही रहते हैं, मेजरली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र. वी कैन सी सम पॉपुलेशन इन कर्नाटका ऑल्सो. ओके, and Buddhists, they have very limited areas where they are staying. Maharashtra has major concentration, and Maharashtra and Sikkim have major concentration. Then we have some in Arunachal Pradesh. Ladakh has high influence of Buddhism. J&K has some influence. Lahaul Spiti area of Himachal Pradesh, Tripura, all these states have Buddhist population. So religion and landscape, they have just tried to show a relation between religion and language, कि कैसे सेक्रेड स्ट्रक्चर्स जो है वो पूरे कंट्री में डिवाइडेड है, लेकिन कैसे दे इन्फ्लुएंस द लैंडस्केप ऑफ दैट एरिया, कैसे उसके आसपास का सब कुछ डिपेंड कर जाता है उस पर्टिकुलर रिलीजन के टेम्पल पे, मस्जिद पे, गुरुद्वारे पे, मोनास्ट्री पे, चर्चेस पे. फॉर्म, साइज, स्पेस, ये सब में डिफर करते हैं, यूज डेंसिटी वगैरह में, लेकिन दे एड स्पेशल डायमेंशन टू द लैंडस्केप ऑफ दैट एरिया. ओके, लास्ट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इज द वर्किंग पॉपुलेशन. किस फील्ड में लोग क्या काम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है कंट्री का. इससे हमें पता चलता है ना कि अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है, लैंड डिपेंडेंट कितनी है, इंडस्ट्री कितनी है, लेवल ऑफ ग्रोथ पता चलता है. ठीक है, तो इफ वी सी द प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन द कंट्री, to our surprise only 40% of the population, almost 38%, so almost 40% of the population according to 2011 census, are workers, and these are divided into 2 categories. Main worker, one who has more than 6 months of work in a year, and marginal worker who has less than 6 months of work in a year. Okay, so imagine 60% of the population is still non-workers. Imagine the economic status in which there is larger proportion of dependent population. So 60% of the population is dependent on 40% of the population. This is not a good scenario. So the proportion of working populations of the state
shows that states and UTs show that variation from about 29.1% in Lakshadweep. So Lakshadweep में only 30% of the people work, to about 51.9% in Himachal Pradesh, where almost 51%, 52% of the population works. Generally, if we see the pattern, Himachal, Sikkim, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Karnataka, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Meghalaya, these are the areas, and UTs of Dadra Nagar and Daman Diu. These are the areas where more population is working, where more population is engaged in work. So higher participation rate. And why is it so? Because in these areas women work in fields as well as at home, family labor दे देते हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं. Another important thing we need to note here is कि occupational composition in terms of professional activities क्या है. How many people are doing farming, how many manufacturing, trade, services, or any kind of professional activities show a large proportion of primary sector workers compared to secondary sector. So if we see, almost 54.6% of the population is working as agricultural laborers and cultivators, whereas only 3.8%, which is about 4% of the population is engaged in household industries. And beyond that, after that industries, almost 42% of the population works as non-household industries, trade, commerce, construction, repair, and other services. So kind of self-employed, okay. As far as the occupation of the country, male and female population is concerned, male workers outnumber female workers. ये तो हमें पता ही है कि हर सेक्टर में ऐसा ही होता है. Now let's look at table 1.4 first. This is the sectoral composition of workforce. See, the primary sector engages 54.6% of the population, whereas secondary sector is only 3.8%. जो secondary sector जो industries है basically, जो सबसे ज़्यादा growth का area है, वहीं पे हमारी population सबसे कम है. And if we look at female, how less the female participation is in total, and their participation rate is more in primary activities only as a percentage. See, out of 16.5, almost 9.75 are working in primary sector. But if we look at the tertiary, out of 15.66, only 4.377 are working in the workforce. Imagine how low that is. Now, looking at figure 1.4, this is India's occupational structure 2011, and the occupational categories which are used by census are cultivators. These are the people who own the lands and cultivate on it. Then another category is agricultural laborers. These are the people who don't own the land and they work on the land. Okay. Third category is household industrial workers. These are the workers who work in factories and then other workers. These are the other professionals left out completely. Okay. So if we look at the table, now see Chandigarh, where majority of the population is doing other works and some is doing agricultural labor. Look at Delhi. The composition here, household work industries or other works, nothing else. Similar situation in Daman Diu, where either people are cultivators or they are doing other things. Same goes for Lakshadweep. But if we look at states like Himachal Pradesh, where cultivators are almost 55% of the population, other works reduce here. Same happens for Bihar, but Bihar has a worse situation. Why? Because they have more number of agricultural laborers than cultivators. तो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और वो भी लैंडलेस, तो लैंडलेस फार्मर्स हैं यहाँ पे और ज़्यादा. सिमिलर सिचुएशन फॉर छत्तीसगढ़, similar situation for Andhra Pradesh. All these states are doing this. Nagaland is doing cultivation, but is doing more of primary activity, but they are mostly cultivators. Similar is the case for Mizoram. Okay, this is how we need to study this graph. Now, another important aspect we need to study here is, as we clearly saw that the female-male divide in the country is really high, so our government is trying to promote that, to promote the reduction of gender gap. And how they are doing it? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन. It is a social campaign जहाँ पे ये लोग try कर रहे हैं
कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए इस बात को लेकर कि बेटी को पढ़ाओगे तो उसे बचाओगे, बेटी को बचाओगे तो उसे पढ़ाओगे, एंड दैट विल इम्प्रूव द सोसाइटी। क्योंकि आधे लोग बच्चियों को पहले मार देते हैं और आधे लोग पढ़ाते नहीं हैं। तो दीज आर द टू थिंग्स आर सोसाइटी नीड्स टू रियली वर्क अपॉन। UNDP की HDR में 1995 में एक बहुत अच्छा कोट लिखा गया था, विच वॉज इफ डेवलपमेंट इज नॉट एनजेंडर्ड इट इज एनडेंजर्ड। एनजेंडर्ड का मतलब जब तक वो दोनों जेंडर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी डेवलपमेंट, तब तक वो एंडेंजर्ड है। इट इज़ अ ग्लोबल चैलेंज। और हमारे जैसी कंट्री जहाँ पे सोचो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन लिटरली बिकम्स हैंडीकैप्ड। वाई? बिकॉज ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस। बेटी है तो किचन में ही काम करेगी, बेटी है तो ऐसा ही करना है, उसको बाहर नहीं निकलना है, ये नहीं करना है। ये सब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो सोशल इंस्टीट्यूशंस वो उन पे रेनफोर्स किए जाते हैं, वो उतना पढ़ नहीं पाती हैं, उतना आगे नहीं बढ़ पाती, और पढ़ लेती हैं तो इनफैक्ट शायद उनको काम नहीं करने दिया जाता है। ये सब बैरियर्स जो है दे नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट टू मेक द कंट्री अ बेटर प्लेस। सो दिस वॉज द चैप्टर population. Now let's do the exercises, few MCQs, and it will be helping us. India's population as per 2011 census. Just a guess. We know that in 2001 it was 1028 million. In 2011 it was 1210 million. Now, which one of the following states has the highest density of population in India? We studied this. That NCT Delhi has the highest, and then we have Bihar. Okay. Then, which of the following states has the highest proportion of urban population in India according to 2011 census? Urban population highest is in Goa. Last question is, which one of the following is the largest linguistic group of India? There's nothing big. We know that it is Indo-Aryan because Hindi also comes under this.